ज्ञान, उल्लास और आनंद के पर्व बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में चल रही इस 112वीं वेबिनार कड़ी में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बसंत पंचमी के शुभकामनाओं के साथ प्रकृति का यह वासंती उल्लास आप सभी के मन में न सिर्फ पूरे वर्ष बल्कि आजीवन इसी प्रकार से बहता रहे और आप अपने सपनों को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर, जो स्वयं भी रेडियो से जुड़ी रहीं, आरजे प्रियंका के नाम से चर्चित रहीं, और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि रेडियो इंडस्ट्री के साथ इतने लंबे समय से जिनका जुड़ाव रहा, आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर उन्हीं के मुखारविंद से हम सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को देखते सुनते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की हमारे शारदे माँ के वंदना से। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तो तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत है तुझसे। हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, तेरे शरण हम, हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, कुरानों की वाणी। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरे शरण है, हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत आभार आपके सुमधुर प्रस्तुति के लिए। जैसा मैंने कहा कि प्रियंका सिंह स्वयं रेडियो की दुनिया से जुड़ी रहीं, पॉडकास्टिंग के क्षेत्र में न सिर्फ काम कर रही हैं वरन इस पर अपनी शोध भी कर रही हैं। एक शोधार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में आप निरंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता करती रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने पत्रकारिता में अपनी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और अनेक प्रमुख आयोजनों को स्टेज एंकरिंग के रूप में भी आप लंबे समय तक जुड़ी रहीं। कुछ प्रमुख इवेंट्स जो आपने किए, एफबीबी मिस इंडिया, जीएसटी कॉन्फ्रेंस इत्यादि। और हमारे इस वेबिनार श्रृंखला से आप, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उसकी भी एक सक्रिय सदस्य हैं। बहुत बहुत आभार आपका। विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाओं के साथ अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एमएन होड़ा जी को आप सभी के स्वागत उद्बोधन के लिए। होड़ा जी यूं तो तकनीक के विद्यार्थी हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लंबे समय से संपादन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश दुनिया में हो रही शोध को एक मंच पर लाने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में आने से पूर्व आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख कंपनियां हैं उसमें काम कर चुके हैं। वर्तमान में भारत सरकार की अनेक कमेटियों में आप हैं। जो आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसके मीडिया पाठ्यक्रम के एक तरह से कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आपने
जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसके क्रियान्वयन की दृष्टि से पाठ्यक्रमों को अपडेट करने में भी अपनी महती भूमिका निभाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की और इस समय आपने अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से भारतीय विद्यापीठ के विशेषकर जो मैंने देखा वहां अपनी एक दिन की उपस्थिति के दौरान आपने उस विभाग को तकनीकी दृष्टि से और आधारभूत ढांचे को विकसित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसी परिचय का ये परिणाम है कम्युनिकेशन टुडे और वाद्या भारती विद्यापीठ का ये संयुक्त उपक्रम। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर होड़ा जी से कि आज इस विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी कुछ बात कहे। प्रोफेसर एम एन होड़ा। Thank you so much, sir. Dear friends, at the outset, let me take this opportunity to welcome my all the valued speakers today, because speakers are always busy, and once you request and they accept the invitation, we must be grateful to them. And today we have Dr. Ashutosh Mishra ji, who is from Chitkara University, Punjab, Dr. Neha Tiwari ji, the professor in charge for the Department of Mass Communication and Department of English, Karim City College, Jamshedpur, my own town, and Dr. Baijnath Gautam ji as a senior broadcaster of Akashvani, Jabalpur. Dear friends, I also take this opportunity to welcome you all from various walks of life who keep on joining webinar after webinar. Sometime within week, we have 2-3 sessions, and you spare time for those sessions. The entire organizing committee is grateful to all of you. Dear friends, today's topic is primarily the radio, जिसे हम रेडियो की विश्व शताब्दी दिवस, a century informing, entertaining and educating, एक ऐसी शताब्दी जो इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए एंड हमारे और आपकी ज्ञान बढ़ाने के लिए हमेशा से यूज हुई है। मैं इस आयोजन के लिए, इस वेबिनार श्रृंखला के लिए, जैसा कि बनावत सर ने आप सबको बताया, पिछले अक्टूबर 2020 से वो ये सीरीज चलाते आ रहे हैं और हमारी मुलाकात पिछले अक्टूबर के आसपास ही हुई और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनके इस काम से प्रभावित होकर, कि आप इंडिविजुअली इस सीरीज को जिस सस्टेनेबल तरीके से चला रहे हैं, ये एक आसान काम नहीं है, इसे हर तरीके से सराहना चाहिए। और हम मीडिया इंस्टीट्यूशन, मीडिया संस्था, अगर आपके साथ इसे कुछ सपोर्ट सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आवर रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ आवर मैन पावर जुड़े, तो हमारी फैकल्टी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और इस जो एक सस्टेनेबल काम आप सोसाइटी में नॉलेज शेयरिंग का कर रहे, इस काम में अपनी आहुति देकर हम अपने को गौरवान्वित फील करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट को बनावत सर ने एक्सेप्ट किया और हमें इसमें जुड़ने का सौभाग्य मिला और 101st सीरीज से हम इस प्रोग्राम को ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन में करते आ रहे हैं और आज 112वां वेबिनार है ये, जिसमें हम सब जुड़े हैं। डियर फ्रेंड्स, शायर कहता है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अगर बनावत साहब के इस इनिशिएटिव को देखें, ये इनिशिएटिव अपने आप में एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें शायद उन्होंने अकेले इसकी शुरुआत की होगी, और सिर्फ इसकी नहीं, जो एक जर्नल which is claimed as a lighthouse of media professional in the field of media education, media research, जो वो चलाते हैं कम्युनिकेशन टुडे 1996 से सर। तो आप इस इनिशिएटिव को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि आमतौर पे लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने अपनी 35 साल 40 साल की सर्विस कर ली और अब मैं सुपर एनुएट हो गया हूं बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, और लाइफ को सिर्फ एंजॉय करूं। लेकिन वो जिस कमिटमेंट के साथ हम सब लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने फेलो प्रोफेशनल्स को अपडेटेड रखने के लिए, और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं, एमिनेंट एकेडमिशियंस हैं, एकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस श्रृंखला के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से जोड़े रखने के लिए जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं, वो अपने आप में
कोई पैरेलल उसका मिलता नहीं। मैं एक दूसरी सीरीज टेक्निकल लेक्चर्स की चलाता हूं और मैं कह रहा था कि IEEE यूएस ने ऑल ओवर वर्ल्ड से नॉमिनेशंस इनवाइट किए कि क्या ऐसी कोई सीरीज है जो कोविड जैसे चैलेंजिंग टाइम में शुरू हुई हो और जिस नियत के साथ और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू हुई वो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ निरंतर चल रही हो, कंटिन्यूटी में चल रही हो, बिना किसी गैप के चल रही हो, और साथ में जो लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हो उसके रिकॉर्डिंग की रिपोजिटरी मौजूद हो। पूरे वर्ल्ड से नॉमिनेशंस मंगाए और मंगाने के बाद ये रियलाइज किया कि सीरीज तो बहुत सारी शुरुआत हुई, लेकिन उस सीरीज में वो निरंतर, वो कंटिन्यूटी, वो निरंतरता नहीं मिली जो इस तरह की सीरीज में जरूरत है। और उसके आगे ऑन टॉप ऑफ इट ये इमेजिन करें कि पूरा यूट्यूब पे रिपोजिटरी मेंटेन रखना, ताकि हम में से कोई भी अगर कोई लेक्चर का कोई हिस्सा मिस कर गया या किसी और लेटेड इंटरवल पे ऐसा एहसास हुआ कि वो लेक्चर हमने अटेंड किया था, हम उसको एक बार दोबारा देख लेते तो हमें उसमें से बहुत सारी ज्ञान की चीजें मिल जाती। इस पर्पस से एक रिपोजिटरी मेंटेन रखना ये अपने आप में आसान काम नहीं है। ये दोनों काम जिसमें हम अब सहयोग कर रहे, लेकिन एक्चुअली वो बनावत सर का ब्रेन चाइल्ड है और बनावत सर ने ये करके दिखाया है कि ये किया जा सकता है। और शायद ये करने के लिए बहुत ज्यादा लाहो लश्कर की जरूरत नहीं होती है, अकेला भी किया जा सकता है। लोग जुड़ते जाते हैं और इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते चले गए। सो वो हर एंगल से बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल्सो कि आपने हमें भारतीय विद्यापीठ को इस काम में जुड़ने का मौका दिया। ये हमारे लिए गौरव का विषय है और हम इसको आगे जारी रखेंगे। रेडियो डियर फ्रेंड्स, हम सबको पता है भारतीय होने के नाते, और खासकर वो लोग जो विलेजेस से आए हैं, वो लोग जो गांव से आए हैं, उन्हें पता है छोटे शहरों में रेडियो की वैल्यूज और इंपॉर्टेंस। और आज भी हमें याद है कि मिसेस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की खबर सबसे पहले बीबीसी ने इस देश को दिया था, और ऐसी ऑथेंटिक खबर उसके अलावा और किसी मीडियम की हमारे पास आई नहीं थी। आज भी जो लोग रेडियो के फैन हैं वो ये सोचते हैं कि विजुअल से ज्यादा हमें वो आवाज जिस आवाज के लिए वो शो पहचाना जाता है, हमें उसे जानने की जरूरत है। तो सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ ये एक एजुकेशन नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसा सफर है जो मुझे नहीं लगता कि डिस्पाइट द फैक्ट कि टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया बहुत आगे चली गई या इंटरनेट का वर्ल्ड अपने आप में आज इंटरैक्टिव टीवी के डोमेन में बहुत कुछ अवेलेबल है, उसके बावजूद भी वो शायद रेडियो की जगह ले ले और रेडियो की कमी को पूरी करे। ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि इकबाल के कि वो पंक्तियां रेडियो के लिए शायद बहुत ही एप्ट हैं कि मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं सूरज हूं जमाने की रमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, हर जमाने में लोग पढ़ेंगे इसे वरक वरक, मैं इनकलाब का ऐसा सबक छोड़ जाऊंगा। रेडियो ने उस काम की बुनियाद डाली है जिसके लिए कोई दूसरा साधन, कोई दूसरा मीडियम रेडियो की जगह नहीं ले सकता। न सिर्फ इंटरटेनमेंट में, न सिर्फ हमें एजुकेशन में, बल्कि आप जिस मीडियम में देखें रेडियो ने अपनी पहचान और अपनी छाप छोड़ रखी है। आज हम इसीलिए जमा हुए हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अकॉम्प्लिश्ड एकेडमिशियंस हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करें पिछली शताब्दी जो रेडियो ने हमें एजुकेट किया, जो रेडियो में हमें समझाया, वो किस तरीके से रही। और हम आने वाले दिनों में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे जो बदलता परिवेश है और जो बदलते परिवेश की रिक्वायरमेंट है, उस परिवेश को आगे समझकर, उस बदलते परिवेश की रिक्वायरमेंट को जानकर हम इसे और कैसे रिलेवेंट और कैसे इसे प्रासंगिक रखें आगे आने वाले दिनों में, ये समझने के लिए हम सब बैठे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू बनावत सर। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर होड़ा जी आपके इस आत्मीय उद्बोधन के लिए। प्रोफेसर होड़ा पर्याय हैं किस तरह से एक विज्ञान का विद्यार्थी कवि हृदय भी रखता है। आपकी छोटी छोटी पंक्तियां, शेरो शायरी अक्सर हमारे इन वेबिनार्स के अंदर उस अकादमिक चर्चा के बीच कहीं एक नए तरह का उल्लास की एक अनुभूति जो है वो कराती है। चलिए आगे बढ़ें, उसके पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह से कि वे हमारे सारे अतिथियों का ई बुके से यहाँ स्वागत सम्मान करें। चूंकि आभासी मंच पर ही आयोजन हो रहा है, उस तरह से बुके देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम ई बुके के माध्यम से आप सभी मित्रों का, अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करते हैं।
और ई बुके के लिए हम बुके दे सकते हैं, जब हम मिलें तो एक दूसरे से बुके एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है और ये कहना है कि ये जो कुछ हम एक दूसरे को वेलकम करने का जो हमारा एक सम्मान है, ये सम्मान हमारे एहसासों की तर्जमानी करता है, ये हमारे एहसास को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हुए बुके के लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि ये जिस खुशबू, जो रंग, ये मल्टीपल कलर्स और जो खुशबू हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये खुशबू की तारीफ ऐसी है कि उसे हम कैदोबंद में, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं रख सकते, नहीं उसे बांध सकते। इसलिए कहा कि बड़ी मुश्किल में हूं, कैसे इजहार करूं, बड़ी मुश्किल में हूं, कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है, कैसे गिरफ्तार करूं। तो खुशबू को नहीं रोका जा सकता, ये आप सब तक पहुंच रही है। उन्हीं एहसासों के साथ आप इसका एहसास करें और खुशबू का मजा लें। थैंक यू सो मच। चलिए होड़ा साहब, आपने जिस खुशबू की बात कही, इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस खुशबू को दिगांतर तक इसी प्रकार से हम फैलाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। पुनः 13 फरवरी जैसा बात हुई अभी, विश्व रेडियो दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जा रहा है। संयोग से 13 फरवरी 1946 को पहला यूएन रेडियो स्थापित किया गया था। बाद में अब यूएन न्यूज के रूप में उसका प्रसारण हो रहा है, उनके ऑडियोज वगैरह जो हैं वो सब हम सुन सकते हैं। लेकिन संभवतः इसी दिन की स्मृति में इसे मनाना का तय किया गया। लेकिन बहुत समय बाद 1910 में, 20 अक्टूबर 2010 में पहली बार स्पेन की जो रेडियो एकेडमी है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा यूएन को कि एक विश्व रेडियो दिवस मनाने का कोई संकल्प लिया जाए। यूनेस्को ने अपनी जो 36वीं उनकी जनरल बॉडी की मीटिंग थी, महासभा की जो बैठक थी, उसमें यह तय किया कि हम विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाएंगे। 13 फरवरी 2011 को यह प्रस्ताव पारित किया गया। वैसे औपचारिक रूप से 14 जनवरी 2013 को इसको स्वीकृति मिलती है और 13 और फरवरी 2013 से रेडियो दिवस मनाने की परंपरा शुरू होती है। लेकिन औपचारिक रूप से 2012 में भी यह दिवस मनाया गया था। जैसा अभी संक्षेप में चर्चा हुई कि रेडियो सूचना का एक प्रभावी माध्यम है, उसकी 1 सदी की यात्रा सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की, और ये 1 सदी में कई करवटें बदली रेडियो ने। कभी बहुत लोकप्रिय रहा, कभी दूसरे माध्यमों के आने के कारण वो गर्दिश में चला गया, फिर नए तरीके से इसका उद्भव हुआ और तकनीक ने इसको एक नया जीवन दिया। चाहे हम एफएम की बात करें, कम्युनिटी रेडियो की बात करें, कैंपस रेडियो की बात करें, डिजिटल रेडियो की बात करें, और अब कृत्रिम बौद्धिकता के प्रवेश के साथ रेडियो की दुनिया में आने वाले समय में शायद और भी बदलाव हम देख पाएंगे। आपदा का समय हो, युद्ध का समय हो, मुझे याद है 71 की जब वॉर थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन आकाशवाणी जयपुर से गणपत लाल डांगी जैसे उस समय के जो हमारे लोक कला के विद्वान थे, लड़े सूरमा आज जी जैसे कार्यक्रम प्रसारित होते थे, और एक देशभक्ति का एक अद्भुत संचार इनके माध्यम से होता था। रेडियो ने किस तरह से नए कलाकार तैयार किए, रेडियो ने किस तरह से हमारी साहित्यिक विरासत को बनाए रखा, यदि हम हमारे देश के संदर्भ में बात करें। तो कहने का मतलब यह है कि सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, जगदीश चंद्र माथुर की एक जब किताब पढ़ रहा था तो उसमें तो पहला वाक्य उन्होंने यही लिखा था कि आकाशवाणी अर्थात सूचनाओं के जब सारे स्रोत बंद हो जाते हैं तब आकाशवाणी होती है। और वो दौर भी हमने देखा था जब ये कहा जाता था कि ये खबर रेडियो पर आ गई तो गलत होने की कोई उसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं है, खबर सही ही होगी। सही उच्चारण को सीखने के लिए हम आकाशवाणी के समाचार वाचकों को उद्धृत करते थे। देवकीनंदन पांडे, अशोक वाजपेयी, अंग्रेजी में मेलवडी मेलो, लोधी करत्नम जैसे जो समाचार वाचक थे वो हमारे आदर्श हुआ करते थे। और कमेंट्री, जो उस समय के कमेंटेटर थे, चाहे वो जसदेव सिंह की बात करें, मुरली मनोहर मंजुल की बात करें, सुशील दोषी की बात करें, ऐसे कमेंटेटर की बहुत लंबी सूची है जिनको सुनकर के हम उस पूरे जो मैच का है एक आंखों के सामने वो पूरा दृश्य हमारे आ जाता था। टेलीविजन के आने के बाद भी बहुत समय तक जब टीवी पे ये लाइव टेलीकास्ट हुआ तो हम टीवी के वॉल्यूम को बंद कर देते थे और रेडियो की कमेंट्री को सुनते थे। तो नाना तरह के दौर देखे हैं रेडियो ने। तो विश्व रेडियो दिवस पर प्रतिवर्ष यूएनओ जो है वो इसका एक थीम निर्धारित करता है जिसमें अलग अलग जो उसके परिदृश्य उन पर चर्चा हुई है।
इस बार जो थीम दी गई है, जैसा विषय आपको बताया गया कि एक सदी की जो यात्रा है सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की, आज हम उसके कुछ विशिष्ट पहलुओं से लेकर के सामान्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे बिना अधिक समय लिए, क्योंकि भाई आशुतोष मिश्रा इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कम्युनिटी रेडियो पर आयोजित किया जा रहा है। उसी सम्मेलन में से कुछ समय निकाल कर आप उसी स्थल से जहां ये कार्यक्रम हो रहा है अपने साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी यूं तो शिक्षण से जुड़े हुए हैं, लगभग 2.5 दशक का आपका अनुभव, वर्तमान में चितकारा यूनिवर्सिटी में डीन प्रोफेसर के रूप में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके करियर की शुरुआत आकाशवाणी रायपुर से शुरू होती है 1990 में, युववाणी के प्रेजेंटर के रूप में, युववाणी के एंकर के रूप में। और जब मैंने ये जानकारी मुझे मिली आपके सीवी के माध्यम से, तो मुझे भी अपने दिन याद आए। 1973 में पहली बार युववाणी के माध्यम से ही रेडियो के साथ हमारा जुड़ाव होता है। उस दौर के मुझे लगता है बहुत सारे शिक्षक और जो साहित्यकार हैं उनकी शुरुआत रेडियो के माध्यम से हुई थी, और बड़े गर्व से हम आज भी लिखते हैं रेगुलर ब्रॉडकास्टर ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो इस प्रकार की जो कहना चाहिए कि महत्व और अहमियत आकाशवाणी की है वो हम लोगों के जीवन में है। और पिछले लगभग 2 दशक से अधिक समय से आप दूरदर्शन के न्यूज रीडर के रूप में भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, इनके साथ आपकी एक बहुत लंबी पारी रही है और अभी भी जारी है। इसके पहले आप जो सूचना प्रसारण मंत्रालय की इकाई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके साथ भी जुड़े रहे और भोपाल में आपने काम किया, और पावर मिनिस्ट्री के साथ शिमला में भी आप जुड़े रहे। और पंजाब का जो पहला कम्युनिटी रेडियो है उसके भी आप 12 वर्षों तक निदेशक रहे। तो एक ऐसे सक्रिय मीडिया कर्मी और शिक्षक भाई आशुतोष मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर रेडियो की दुनिया के अपने अनुभवों के साथ आप इन भविष्य के संभावनाओं, चुनौतियों को किस रूप में देखते हैं, अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। भाई आशुतोष मिश्रा। धन्यवाद संजीव सर और ऑर्गेनाइजर्स और सारे जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। रेडियो 100 साल का हो चला है और 20 साल कम्युनिटी रेडियो के एग्जिस्टेंस के हो गए हैं, और ऐसे में रेडियो से जुड़े इस वेबिनार के जरिए जितने भी लोग जुड़े हैं, रेडियो को प्यार करने वाले, रेडियो को सुनने वाले और रेडियो में भविष्य देखने वाले, आप सभी का स्वागत है। रेडियो पे ऑन एयर जाना एक आर्टिस्ट के तौर पर या रेडियो को एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाना और रेडियो को एक लिसनर के तौर पर, ऑडियंस के तौर पर सुनना, ये तीनों अनुभव अपने आप में अनोखा है। शायद आप मेरी बातों से तीनों अनुभव के जरिए जिनसे भी जुड़े हों वाबस्ता रखते हों। यानी यदि हम बात करें कि जो जैसे भानावत साहब ने बात की कि बहुत सारे लोग रेडियो से, और ख़ास करके जब ग्रेजुएशन उस दौर में और आज भी जब ग्रेजुएशन करने के बाद कोई ऑडिशन देता है रेडियो के लिए, युवाणी प्रोग्राम के लिए विशेषकर, या अनाउंसर के तौर पर, तो उसकी जो रिगरस टेस्ट होता है उसको, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वो उच्चारण को लेकर हो, चाहे वो वॉइस क्वालिटी को लेकर हो, तो वो जो रेडियो या आकाशवाणी की जो मयार है, जो एक्सपेक्टेशन है, या जो आर्टिस्ट हैं, या जो प्रोड्यूसर हैं, या जो टेक्निकल लोग हैं, वो शुरू से ही हर एक रेडियो स्टेशन में जितने भी लोग, जिनसे भी मैं इतने वर्षों में संपर्क में आया, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। और किन्हीं से भी एक भी सेंटेंस, एक भी शब्द, एक भी आइडिया, एक भी गाने के बारे में बैकग्राउंड, या म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, या फिल्म की किसी पटकथा के बारे में, तो रेडियो से जुड़े हुए लोगों के पास इतनी सारे किस्से, कहानियां और इतनी सारी बातें होती हैं, तो जितना सीखने को मिला है वो थोड़ा ही है। और मैं बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूँ कि आज भी यदि सवेरे के प्रोग्राम में वंदे मातरम बोला जाना है, तो वो जो अनाउंसर है वो आज भी फील करता है कि वो जो मंगल ध्वनि के बाद वंदे मातरम आना है और उसके बीच का जो 5-6 सेकंड का वक्फा आना है, तो वो उस वक्फे पे, उस पॉज से पहले कई बार वंदे मातरम अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करता है। ये मेरा अपना अपना अनुभव, मैं कुरुक्षेत्र आकाशवाणी से जब 97 से जुड़ा रहा तब की बात बता रहा हूँ
ठीक ऐसे ही इन दिनों मैं पिछले 10-15 साल से प्रादेशिक समाचार पढ़ता हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ से। तो ठीक पहले जब सिग्नेचर ट्यून बजती है उससे पहले नमस्कार, मतलब वो नमस्कार शब्द सारी जिंदगी, या वंदे मातरम सारी जिंदगी हम सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि वो एक किक देता है, एक नशा देता है, एक फोर्स देता है कि आगे अगला 10 मिनट का बुलेटिन या एक पूरे दिन का 6-7 घंटे की जो प्रोग्राम है, तो यदि पहला वंदे मातरम आपका ढीला गया तो फिर वो पूरे दिन आपको सालता रहता है कि ये शब्द या ये बात या ये ओपनिंग मैं ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाया। भले ही वो 5:55 या 59 पे कोई आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन आप तो सुन रहे हैं, और वो आपको, आपकी जो भाषा है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो कनेक्ट है, वो हॉन्ट करता है। और यही रेडियो की खासियत है कि जैसे मुझे 1989 में ग्रेजुएशन करने के बाद से अब 35 साल हो गए, लेकिन रेडियो उतना ही नया है, उतना ही चैलेंजिंग है, ऐसा जैसे पहली बार हम रेडियो पे बोलने जा रहे हैं। तो ऐसे थ्रिल वाले प्रोफेशन या ऐसे थ्रिल वाले मीडियम के हम स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, टीचर हैं। और जहाँ तक बात है भाषा की या रेडियो की कंट्रीब्यूशन की, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जितने भी प्रोग्राम्स स्पॉटलाइट से लेकर चर्चा से लेकर दुनिया भर के प्रोग्राम्स, या बच्चों के प्रोग्राम के जरिए करंट अफेयर्स की बातें, या एटिकेट की बातें, देश प्रेम की बातें, मतलब जितने जॉनर्स ले लो, जितने तरह के फॉर्मेट्स आप ले लीजिए, जितने तरह की ऑडियंस ले लीजिए, और उनकी जो कंजम्पशन पैटर्न है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो चाहत है, वो जो रेडियो से एक्सपेक्ट करते हैं, रेडियो लगातार डिलीवर करता आया है और रहेगा। आज मैं जो रेडियो सम्मेलन है दिल्ली में, वहाँ पर हूँ, और उनकी तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएं, जो यहाँ पे मेरे साथ पूरे देश के कम्युनिटी रेडियो के, प्राइवेट रेडियो के, आकाशवाणी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज बहुत खुशकिस्मत रहा मैं। बुधवार साहब को सुना मैंने, मधुकर उपाध्याय जी को सुना, रमा पांडे जयपुर से आती हैं, उनको सुना। तो इतने इतने लीजेंड्स हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने करियर अभी शुरू ही किया है। और यही एक खासियत है रेडियो के प्रेजेंटर के तौर पर, चाहे आप स्टेशन डायरेक्टर होते हैं, चाहे आप प्रेजेंटर होते हैं, लेकिन वो जो ऑडियंस एक भी सुन रहा है, उससे कनेक्ट यदि आप बनाकर, उसको माइक्रोफोन के जरिए दोस्त बनाकर, ठीक उसके लिए बोलते हुए आप यदि पहुंच पाते हैं, और एक चिट्ठी आती है, एक मैसेज आता है, एक फोन आता है, या ऑनलाइन मीडियम होने पर किसी तरह की कमेंट, रिएक्शन, फीडबैक, क्रिटिसिज्म, जो कुछ भी आता है उसे हम आप सर आंखों पर लेते हैं। तो रेडियो चाहे वो इंफॉर्मेशन का जरिया हो, एजुकेशन का जरिया हो, इंफोटेनमेंट का जरिया हो, 100 साल से है और अगले 100 साल तक रहेगा। चाहे उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट आया, कम्युनिटी रेडियो के एस्पेक्ट्स आए, उनके अपने चैलेंजेस हैं। आकाशवाणी एक्सपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वाइंड अप तो ना हो जाएगा, कई सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी रेडियो चल रहा है और चलता रहेगा। आज जैसे बात हो रही थी कि करीब हमारे देश में 1400 से ज़्यादा यदि हम टोटल स्टेशंस में लाएं, कम्युनिटी रेडियो, प्राइवेट रेडियो और आकाशवाणी को लेकर, तो इतने सारे हैं। और जो देश की जो विविधता है, खास करके सांस्कृतिक या भाषागत या भौगोलिक हिसाब से या ज़रूरतों के हिसाब से, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मुझे एक सज्जन मिले जो चेन्नई में फिशिंग कम्युनिटी को लेकर रेडियो कर रहे हैं। तो कोरापुट के एक सज्जन हैं जो हेल्थ पर काम कर रहे हैं। तो एक ग्रुप मिला जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बताने के लिए स्मॉल सेक्टर पे, नैरो कास्टिंग पे रेडियो को यूज कर रहा है। तो कोई सिर्फ और सिर्फ सफेद बाघों को बचाने के लिए कर रहा है। तो इतनी सारी वैरायटी हैं, इतने सारे अनछुए पहलू हैं। ये एक विधा है, ये एक माध्यम है जो कि हमेशा सस्टेन करेगा और आगे जो है लोगों की अपेक्षाओं पे, श्रोताओं की अपेक्षाओं पे खरे उतरेगा। इन्हीं बातों के साथ बाकी मैं, यदि कोई और बात आती है तो जरूर इंटरवेंशन करना चाहूंगा। धन्यवाद। ओवर टू भानावत सर। आभार भाई आशुतोष जी। आपने अपने संक्षिप्त सार गर्भित उद्बोधन में रेडियो के उस कुछ प्रसंगों को याद करते हुए उन ब्रॉडकास्टर, उन प्रसारकों को याद किया जिनको सुनकर के हम बड़े हुए। कैलाश बुधवार और मधुकर उपाध्याय जी बीबीसी में जब इनको सुना करते थे तो अनुकरण करने की कोशिश करते थे उनकी शैली का। किस तरह से रेडियो ने आम आदमी के बीच में अपनी पहचान बनाई है। कोई प्रश्न हुए या जिज्ञासा हुई तो अपन वक्तव्य के बाद लेंगे। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर नेहा तिवारी जी को।
डॉक्टर नेहा तिवारी वर्तमान में करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में, वहाँ जो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम है उसकी प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में काम कर रही हैं। जो मूलतः आप अंग्रेजी के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ जुड़ी हुई है। साहित्य और संस्कृति से आपका गहरा जुड़ाव रहा है। साहित्य और संस्कृति विषयक शोध, अनुसंधान, लेखन में आपकी गहरी रुचि रही है और आप निरंतर लिखती रही हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार ने आपको जूरी के सदस्य के रूप में भी नामांकित किया। तो मैं ये कहूँ कि साहित्य, संस्कृति और सिनेमा तीन आपके प्रिय और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। झारखंड सरकार की फिल्म विकास पर एक जो कमेटी है उसमें भी आप सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। 2 हिंदी की प्रमुख फिल्में उड़ान व दिल बेचारा, उनकी जो स्थानीय स्तर पर शूटिंग हुई थी उसमें जो आपका सहयोग रहा है उसको भी उस फिल्म में रिकॉग्नाइज किया गया है, रेखांकित किया गया है। पारंपरिक मीडिया से लेकर के वेब मीडिया दोनों के लिए आप लिखती रही हैं और उनके लिए आपने विपुल मात्रा में अनुवाद भी किया है। वृत्त चित्रों के लिए वॉइस ओवर भी आप कर रही हैं। कोणार्क महोत्सव, उड़ीसा बसंत उत्सव जिसमें पंडित बिरजू महाराज की उपस्थिति थी, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जैसे अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को आपने एंकर भी किया है। एक डांस ड्रामा भी आपने लिखा है। आकाशवाणी के लिए 13 एपिसोड का एक धारावाहिक आपने लिखा और अनेक रेडियो फीचर्स भी आपने लिखे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री लगभग 40 मिनट की, सरायकेला चाऊ वहाँ का एक जिला है, उस पर जो केंद्रित आपने वहाँ के कला और संस्कृति पर केंद्रित एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी काफ़ी पॉपुलर रही है। और 2015 से आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी संबद्ध हैं। हमारा जो 100वां एपिसोड था वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो सदस्य सचिव हैं सच्चिदानंद जोशी जी, उनका हमने वक्तव्य उसमें रखा था। 100 से अधिक विद्यार्थियों की आपने फिक्शन और नॉन फिक्शन की जो फिल्म्स हैं, उनकी जो असाइनमेंट्स हैं, उनको भी आपने मार्गदर्शन दिया है। देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप जुड़ी हुई हैं और पत्रकारिता और साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के पाठ्यक्रमों को आपने अपडेट करने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। कुछ प्रमुख रिसर्च जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड में आप जुड़ी हुई हैं और आपकी एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है, स्टैंड पॉइंट्स ऑन मीडिया, सिनेमा एंड सोसाइटी, जिसका लोकार्पण रेडियो पर ही आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में हरिवंश जी ने किया था, जो स्वयं बड़े पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उनकी पारी रही है। इस समय है वो उपसभापति के रूप में। उन्होंने उसका लोकार्पण किया और संयोग से आपने मुझे एक अवसर दिया उस पुस्तक की भूमिका लिखने का भी, और उसी के माध्यम से आपसे मेरा एक तरह से जुड़ाव हुआ था, अकादमिक जुड़ाव जो है। कम्युनिकेशन टुडे के इस वेबिनार श्रृंखला में पहले भी एक बार आपकी उपस्थिति हो चुकी है और अभी कम्युनिकेशन टुडे का एक विशेषांक जनवरी से जून 2023 जो हमारा शीघ्र प्रकाश्य है, वो आप ही के निर्देशन में और आप ही की प्रेरणा से रेडियो पर केंद्रित है। लगभग 300 पृष्ठ का ये विशेषांक है जो लगभग तैयार हो गया है और उम्मीद करते हैं अगले 2 सप्ताह में इसका प्रकाशन हो जाएगा। और हमारी योजना यह है कि बालेश्वर में 15-16 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, उसमें इसका हम लोकार्पण करा सकें। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर रेडियो के साथ जो उनकी एक लंबी पारी रही है, जो कुछ आपने देखा, समझा, परखा है, इस माध्यम को हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर नेहा तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने विद्वत जनों के सामने इस तरह का परिचय निश्चित रूप से मुझे संकोच में डाल रहा है, लेकिन मैं साहस इस बात से जुटा रही हूँ कि मेरे साथ होडा जी हैं जो जमशेदपुर के हैं, और आपने आशुतोष जी के परिचय में मुझे ये पता चला कि वो रायपुर से उन्होंने शुरुआत की है, तो रायपुर मेरा मायका है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अपने लोग मुझे यहाँ मिल गए हैं, और निश्चित रूप से जिन दिनों में शायद आशुतोष जी जब प्रस्तुति दे रहे होंगे ये वाणी में, तो मैं उनके श्रोताओं में से एक रही होंगी, और उस तरह से रेडियो के साथ जो है वो मेरे भी संबंधों की शुरुआत होती है।
और मुझे भी बताते हुए खुशी हो रही है कि फिर 1997 में मैंने युवाणी के कंपेयर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की आकाशवाणी जमशेदपुर में, और उसके बाद मैं उनके अनाउंसर्स के पैनल में भी रही। बहुत सारे कार्यक्रम, विशेष रूप से जो बजट पे कार्यक्रम होता था उस परिचर्चा का संचालन भी किया। और उसके बाद लेखन के बारे में जैसा आपने बताया है वो भी मेरे हिस्से में आया, और कई राज्य स्तरीय जो उनके फीचर्स जाते हैं विभिन्न विषयों पर, उसके लिए भी लिखा। और पिछले साल हम लोगों ने जैसा सर बता रहे थे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की रेडियो पे, और रेडियो को नए सिरे से देखने का एक नजरिया हमें उस कार्यक्रम के तहत मिला, और उसके अनुभव को और रेडियो के साथ जो भी मेरा जुड़ाव रहा है उसको शामिल करते हुए मैं रेडियो पर अपनी बातचीत आज की रखना चाहूंगी। रेडियो पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से अगर युवा हमारे साथ हैं तो एक अलग किस्म का परसेप्शन, एक अलग किस्म की बातचीत होती है। और अगर हमारे साथ एक उम्र दराज लोगों का साथ है, वो जो इस समय उम्र के 50s और 60s के दौर में है, तो बिल्कुल एक अलग तरह से बात होती है। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बातचीत में दोनों ही वर्ग को कुछ दे पाऊं या कुछ कह पाऊं उनसे, जो कि रेडियो के संदर्भ में मुझे आवश्यक लगता है। जैसा कि भनावत सर बता रहे थे कि यूनेस्को ने जब यूएन रेडियो के लिए एक प्रस्ताव के तहत स्वीकृति दी, तो मैं आज जब ये रेडियो वर्ल्ड डे के बारे में, चूंकि आप जानते हैं कि आज उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में भी रहती हैं। मैं जब उससे गुजर रही थी तो मेरे हृदय में एक विचार आया कि आप देखें कि ये शायद अपने आप में अनोखा माध्यम है जो बार बार जिसके लिए शोक संदेश लिख दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है कि अब शायद ये माध्यम मर चुका है या मरने वाला है, और वो फिर एक नया अवतार लेता है और हमारे सामने आ जाता है। ये सिर्फ हमने नहीं महसूस किया, ये शायद यूएन, और जब हम यूएन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये महसूस हुआ। और 2010 में वे रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लेते हैं। तो ये जब प्रस्ताव 2010 में आता है, तब आप देखें कि रेडियो को आए हुए एक सदी के ऊपर हो चुका है। ये अपने आप में दर्शाता है कि रेडियो ने अपनी प्रासंगिकता आज भी नहीं खोई है। और हम अगर लगातार देखें तो एक मिलिट्री उपयोग के लिए रेडियो की शुरुआत से जो है वो एक रेडियो की यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इसका एक कमर्शियल उपयोग भी आएगा, और उसके बाद फिर वो एक मनोरंजन सूचना का एक ऐसा केंद्र बन जाएगा, एक ऐसा माध्यम बन जाएगा जिसे हम लगभग एक सदी बीतने के बाद भी उतना ही सराहते रहेंगे और उतना ही प्रेम बरसाते रहेंगे, और वो हमारे लिए लगातार उपयोगी साबित होता रहेगा। आज भी अगर हम देखें, विशेष रूप से अगर भारत के बारे में हम बात करें, तो लगभग जैसा कि आशुतोष जी चर्चा कर रहे थे कि 1400 से ऊपर प्राइवेट और सरकारी और कम्युनिटी रेडियो सब मिलाकर चैनल हैं। अगर हम रीच की बात करें केवल आकाशवाणी की भी, तो 99% पॉपुलेशन तक इसकी रीच है। अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो 99.19, और ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और एक ऐसा माध्यम है जिसकी रीच इतनी पॉपुलेशन तक है, जिसकी पहुंच हमारे ग्रास रूट लेवल तक है। और अगर हिंदुस्तान की बात करूं मैं, आप पूरी यात्रा देखें कि किस तरह से जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तो वहां पर भी हिडन रेडियो और समाचार पत्र तो थे ही, लेकिन रेडियो भी, हमें उषा मेहता जी का नाम याद रहना चाहिए, जिन्होंने अपने बूते पर एक रेडियो की शुरुआत की और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहयोग किया, और एक तरह से रेडियो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भारत की आज़ादी में निभाई। और फिर हमें ये भी पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश के आज़ाद होने की घोषणा करी, तो भी उन्होंने रेडियो को माध्यम के रूप में चुना। लेकिन 1947 में रेडियो प्रधानमंत्री के लिए एक आवाज बनता है या माध्यम बनता है अपनी बात पहुंचाने का। और आज भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान के जो हैं
वो भी अगर ये चुनाव करते हैं कि किस माध्यम से देश की आम जनता तक पहुंचा जा सकता है, तो वो रेडियो को ही चुनते हैं। ये भी एक अपने आप में तर्क है, अपने आप में एक वजह है ये मानने की कि रेडियो ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। और अगर आप देखें जिस डायमेंशन के बारे में, मैं अगर सिर्फ आकाशवाणी के बारे में भी कहना चाहूँ, तो शायद ही कोई और ऐसा माध्यम है जहाँ पर युवाओं की भी उतनी ही उपस्थिति है, युवाओं के लिए कार्यक्रम की उतनी उपस्थिति है, जो न सिर्फ युवाओं को मनोरंजन दे रहे हैं, बल्कि वो उनके ज्ञानवर्धन का भी काम कर रहे हैं। उनको एक सीख भी दे रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं और साथ में मनोरंजन भी दे रहे हैं। आप देखिए महिलाओं के लिए शायद अगर आप दूरदर्शन में खोजना चाहें तो आपको उतने कार्यक्रम नहीं मिलेंगे। आप अगर न्यूज़पेपर में भी देखें तो वो एक वीकली कॉलम के माध्यम से जो है वो सीमित रह जाते हैं महिलाओं की जहां चर्चा होनी है। लेकिन आपको दैनिक रूप से अगर कहीं कार्यक्रम महिलाओं के लिए मिलेगा तो वो निश्चित रूप से आकाशवाणी के कार्यक्रमों में और एफएम के कार्यक्रमों में आप पा सकेंगे। मैं चूंकि एक इंडस्ट्रियल टाउन में रहती हूँ, मेरे लिए जानना और समझना और देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से कल कारखाने नाम का कार्यक्रम आता है और उसमें हमारे कामगार भाइयों के लिए भी चीजें होती हैं। सैनिकों के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम जो है वो होते हैं जो कि और कहीं हमें देखने सुनने को नहीं मिलते। और सैनिकों के मनोरंजन के साथ साथ सैनिकों को सूचनाओं देने का कार्यक्रम भी रखा जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो इसे अनोखा बनाती हैं। अगर आप वहीं देखें कि किस प्रकार से बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम है, किसानों के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम है। तो मेरी एक विद्यार्थी ने अभी ग्रीन कम्युनिकेशन और रेडियो को लेकर भी काम किया है और आश्चर्यजनक तरीके से जिन सूचनाओं के लिए शायद सरकार को बहुत कवायद करनी हो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए, वो सूचनाएं जो है वो रेडियो के माध्यम से बहुत आसानी से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पहुंच रही हैं। तो रेडियो के इस कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते हैं। और अगर हम आज ये दावा करते हैं कि भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रही है, तो निश्चित रूप से उसमें रेडियो के कंट्रीब्यूशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। आपको याद होगा एक जमाना था जो सीनियर या वरिष्ठ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्हें याद होगा कि जब आकाशवाणी की शुरुआत हुई और उस समय फिल्मी गानों को बैन कर दिया गया था और ये हुआ कि केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत ही रेडियो में बजाया जाएगा। और आज भी जिस प्रकार के शास्त्रीय संगीत से जुड़े कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं, उसने आकाशवाणी को तो एक मुकाम दिया ही है, पर निश्चित रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत को संरक्षित रखने में विशेष भूमिका निभाई है। और आज भी अगर आप देखें कि कलाकार के साथ अगर आप उनकी प्रामाणिकता की जांच करना चाहें, अगर आप उनका जीवन परिचय पढ़ते समय अगर आप देखते हैं कि आकाशवाणी से इन्हें बी ग्रेड मिला हुआ है या ए ग्रेड मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आता है कि ये बेहद अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि ये आकाशवाणी की कसौटी से निखरे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस संस्कृति के क्षेत्र से जुड़कर और देखना चाहें, तो स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिस प्रकार की लोक गायकी होती है, वो जिस तरह से आकाशवाणी में प्रस्तुत की जाती है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई माध्यम इस तरह की प्रस्तुति दे पाता है। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी के स्टेशन जो हैं वो 3 लेयर्स में बटे हुए हैं, नेशनल है, रीजनल है और लोकल है। तो ये जो स्थानीयता का पुट है जो आकाशवाणी ला पाती है, और स्थानीय संस्कृति, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही डाइवर्स है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 23 भाषा और लगभग 180 बोलियों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है, जो विश्व में अपने आप में अनोखा है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से विविधताएं हैं भाषा में, जिस प्रकार से विविधताएं हैं संस्कृति में, और जिस प्रकार से विविधताएं हैं साहित्य में, उसमें किसी और माध्यम के लिए ये बिल्कुल कठिन काम होता, बहुत शायद खर्चीला काम होता कि वो इस तरह के आयोजन कर सके और एक माध्यम के रूप में लोगों तक पहुंच सके। मगर आकाशवाणी ने अपना ये दायित्व बखूबी निभाया है, जिसकी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए। आज उस अवसर पर
जबकि हम पिछले 100 साल के रेडियो की उपस्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और एक असेसमेंट करने का, एक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो ने आखिर जनसंचार के माध्यम के रूप में अपनी भूमिका का किस प्रकार निर्वहन किया है। अगर मैं बात करूं खेलों की, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा, इसलिए क्योंकि खेल के करीब लाने का काम, विशेष रूप से क्रिकेट कमेंट्री जिसका जिक्र बनावत सर भी कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि लोकप्रियता जो है वो खेलों की वो किसी और माध्यम से इस तरह बढ़ी होगी। रेडियो ने लोकप्रिय होने में भूमिका निभाई है, खेल के बारे में जानकारी हासिल करने में भूमिका निभाई है, और आज भी लोग क्रिकेट कमेंट्री रेडियो के माध्यम से सुनना पसंद करते हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से हमारे जो समय समय पर अनाउंसर्स रहे हैं, जो कमेंटेटर्स रहे हैं, उनकी भूमिका की भी सराहना की जानी चाहिए। और सामान्य ज्ञान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से युवाओं को और अन्य लोगों को भी जिस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है आकाशवाणी या रेडियो, वो निश्चित रूप से कहीं और मिलना मुश्किल होता है। और ये मैं इसलिए विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि जिस ऑथेंटिसिटी के साथ, अब देखिए, जब हम वर्तमान युग की बात करते हैं तो अभी सवाल विश्वसनीयता का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से मीडिया के लिए। और लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया है। ये भी मुझे लगता है कि पिछले 100 साल की रेडियो की एक विशेष उपलब्धि है, जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो समाचार हो, कृषि के क्षेत्र हो, सूचना का क्षेत्र हो, और रोजगार परक योजनाओं को बताने का क्षेत्र हो, इन सब में आकाशवाणी एक विशेष भूमिका निभाता रहा है। अगर मैं एफएम की बात करूं, जो कि एक नया अवतार है पिछले कुछ सालों में प्रचलित होने वाला और लोकप्रिय होने वाला, जिसने रेडियो को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहां पर भी मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि एंकर्स जिस प्रकार से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की बातें करते हैं, एक शुगर कोटेड मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उससे भी युवाओं को न सिर्फ जानकारी मिलती है, बल्कि रेडियो को सरवाइव होने में भी उन्होंने एक तरह से मदद की है। और चूंकि वो युवा हैं और उन्होंने अपने बातचीत के तरीके में जितनी सहजता, सरलता और एक अपनापन लाया है, उससे निश्चित रूप से युवा रेडियो से जुड़े हैं। और आज रेडियो की जो व्यस्ततम जीवन में जिस किस्म की उपयोगिता है कि हम रास्ते पर जा रहे हैं तो एफएम सुनते हैं, अगर हम खाली बैठे हैं, रात को सोने की तैयारी में है, तो हम एफएम सुनते हैं ताकि हमें संगीत, मनोरंजन और जानकारी इन सब का सम्मिश्रण मिल पाए। तो निश्चित रूप से हमें एफएम की सराहना भी करनी चाहिए। एक अगर हम नजर डालना चाहते हैं पिछले 100 साल में आए हुए बदलावों में, तो कम्युनिटी रेडियो की चर्चा भी जरूरी है कि क्या एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, एक विकासशील देश में विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें रेडियो की कोई भूमिका हो सकती है, खास भूमिका हो सकती है। इस पर हमने कभी नहीं सोचा था कि रेडियो कम्युनिटी रेडियो के रूप में, नैरोकास्टिंग के रूप में एक ऐसे अवतार में हमारे सामने आएगा, जहां पर स्थानीय से भी कम और कम लोग, जिनकी अपनी कुछ खास समस्याएं हैं, जितनी खास जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों को भी केटर करने में आकाशवाणी अपनी या कम्युनिटी रेडियो अपनी विशेष भूमिका निभाएगा। और अंत में एक जो चर्चा जिसकी बनावत सर ने जिस चर्चा की शुरुआत की थी, आने वाला समय बहुत सारे परिवर्तन रेडियो में हमें देखने को मिल सकते हैं। रेडियो जीपीटी की भी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर एआई के माध्यम से न सिर्फ कार्यक्रमों का निर्माण होगा, बल्कि कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। तो ये एक हमारे युवाओं के लिए और जो रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। लेकिन निश्चिंत रहने की जरूरत इसलिए है कि एआई कभी भी ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं होगा। उस एआई का इस्तेमाल करने वाले, जैसे आज भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले, उसको फीड देने वाले, इनपुट डालने वाले इंसानी हाथ और इंसानी दिमाग ही होते हैं। निश्चित रूप से वहां पर भी रेडियो में एआई का इस्तेमाल करने वाले हाथ और दिमाग जो है वो इंसान के ही होंगे। लेकिन जो कार्यक्रमों का स्वरूप है, जो आकार है, उसमें निश्चित रूप से एक परिवर्तन आने वाला है। और ये परिवर्तन जो है वो रेडियो को किस दिशा में ले जाएगा,
क्या आने वाले 100 साल में भी इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता बनी रहेगी? क्या रेडियो को फिर हम एक नए अवतार में देखेंगे? और क्या रेडियो पर 100 साल बाद भी इसी तरह से चर्चा होती रहेगी? इसी विचार के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार नेहा जी आपका। आपने उस एक सदी की यात्रा में रेडियो ने समाज के लगभग सभी वर्गों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास किया। चाहे वो युवा हैं, चाहे गृहिणी हैं, चाहे वो कामगार हैं, चाहे वो किसान हैं, सभी के लिए उसने ऐसे कार्यक्रम दिए जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मुझे याद है, हम हमारे उस युवा काल में विविध भारती पे जो फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आते थे और उनको फिल्म अभिनेता अभिनेत्री प्रस्तुत करते थे, बड़े चाव से हम सुनते थे। किस तरह से राष्ट्र प्रेम से सरोबार वो जो गीत उसमें प्रस्तुत होते थे, उस समय एक अजीब ऐसी फीलिंग आती थी मन में, एक ऐसी भावनाएं पनपती थी जो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति हमारी उस चेतना को और संपन्न करती थी और ज्यादा प्रेरित करती थी। निश्चय ही भारतीय संस्कृति या भारत की उस सांस्कृतिक यात्रा में रेडियो या यूं कहें कि आकाशवाणी की अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है। किस तरह से जो कार्यक्रम अधिकारी होते थे वो हमारे उन आलेखों को, एक एक शब्द को देखते थे। किस तरह रेडियो के लिए डूज एंड डोंट्स की बात होती थी। धीरे धीरे वो शिथिलता आ गई है और एफएम में तो शायद कोई नियम वगैरह वो है नहीं अब, लेकिन फिर भी आकाशवाणी से जिस तरह के वाक्य विन्यास और प्रोग्राम्स का जो एक स्ट्रक्चर होता था, जो रेडियो फीचर तो आप खुद लिखती रही हैं। मुझे याद है कि हवा महल जैसे जब कार्यक्रम आते थे, हम शहर में किसी भी कोने में हो तुरंत अपनी साइकिल दौड़ाते हुए घर पहुंचते थे कि हवा महल सुनना है। जिस ट्यून की बात आशुतोष जी कर रहे थे वंदे मातरम की, वो आज भी कानों में गूंजती है। और कई बार व्हाट्सएप पे वो पुराने जो उनकी जो ऑडियोज हैं, वो जिस तरह से सर्कुलेट होते हैं, वो एक पूरी उस दुनिया उसको याद दिलाते हैं, उस दौर को, लगभग आधी सदी पहले को। और फरमाइशी गीतों में तो हम जब वो अपना नाम सुन लेते थे रेडियो पे, तो अगले दिन तो जाने कितनी बधाइयां मिलती थी जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते थे, कल रेडियो पे नाम सुना था। ये दौर, ये आकाशवाणी का ये जो क्रेज है उसको हमने अनुभव किया। आपने बजट की बात की, मुझे याद है कि 80 तक आते आते बैजनाथ जी हमारे साथ में हैं, जयपुर रहे ये। उस समय युववाणी के जो प्रस्तुतकर्ता होते थे वो अपना वो बड़ा सा टेप लेकर के डिपार्टमेंट आते थे, सारे दरवाजे बंद किए, पंखे बंद कराए और फिर वो हमारे उन विद्यार्थियों से बातचीत करते थे। वो दौर भी देखा है। और अब फोन इन जिस तरह से हो रहा है अपने घर में बैठे बैठे, मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे कई विद्यार्थी जो रेडियो में हैं अभी भी फोन करके अपनी जो बाइट्स हैं वो ले लेते हैं। तो वो पूरा एक नया दौर। और जिस चुनौती की आपने बात की, एआई की, ये चुनौतियां आएंगी, हम पीछे नहीं लौट सकते। और इन्हीं चुनौतियों में रेडियो को फिर अपने आप को नया जीवन देना होगा। और मुझे लगता है कई बार आकाशवाणी जाना हुआ, वहाँ के अधिकारियों के साथ संवाद करने का मौका मिला, वाणी कोर्सेज में जाने का मौका मिला, तो मुझे तो कई बार लगने लगा था कि जो हमारे रेडियो में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां उनके साथ भी हैं। वो विषय अभी नहीं है प्रमोशन का या बहुत सारे चैलेंजेस का, लेकिन वो एक हताशा के शिकार हैं। मुझे नहीं पता कि वो जो उनका ऑडियंस रिसर्च ब्यूरो है उसकी क्या स्थिति है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद समय के प्रभाव में अब वो धूमिल होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी रेडियो अपने नए रूप में, जो आपने कहा कि नए अवतार में है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखेगा। और आपने जिस संगीत की बात की, तो मैं उसी संगीत, लोक संगीत से बात जोड़ते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे ही एक लोक गायक को, बैजनाथ गौतम, डॉक्टर बैजनाथ गौतम, मेरे बड़े पुराने मित्र। जब फेसबुक पे इनके कुछ अपडेट्स इन दिनों में देखने को मिले थे, तो मुझे लगा कि उनको बुला करके क्यों नहीं उन पुरानी स्मृतियों को जीवंत किया जाए। 80 के दशक में 7-8 साल तक आप जयपुर रहे थे और उस समय बहुत उठना बैठना था। मेरे अनेक विद्यार्थियों को उन्होंने युववाणी में मौका दिया था उस समय, और फिर बाद में तो देश के अलग अलग हिस्सों में आपने काम किया। मूलतः जबलपुर के रहने वाले हैं गौतम जी, और भारत के बाहर भी, अभी कनाडा, आप लंबे समय तक कनाडा में थे, तो एक तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी आपने देखा है। एमए हिंदी में किया, पीएचडी किया और पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया। आपकी बुंदेली गीतों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, लौट चले अब गांव। तो एक तरह से उसी गांव की खुशबू से आप अभी तक जुड़े हुए हैं। और एक जो अभी नेहा जी बात कर रही थी ग्रेड की, तो ये कहते हुए भी हमें प्रसन्नता है कि भाई बैजनाथ गौतम आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार हैं।
देखिए, अभी जो बात छेड़ी उसी का एक जीवंत उदाहरण है बैजनाथ गौतम, कि आकाशवाणी से वो अप्रूव्ड आर्टिस्ट के रूप में, और न सिर्फ बुंदेली बल्कि राजस्थानी गीतों का भी वो प्रस्तुतिकरण करते रहे। और अभी वो आपने मुझे कुछ भेजे थे अपने अपडेट्स भी, कि किस तरह से आकाशवाणी के साथ अभी तक उनका जुड़ाव है। तो मैंने तो उनसे कहा भी था कि यदि संभव हो तो आप अपने उद्बोधन के बाद कुछ राजस्थानी और बुंदेली गीत गा करके उनकी झलक भी दें, ताकि हम एक उस अपन मनोरंजन की जो बात कर रहे थे और रेडियो के उस ऐतिहासिक योगदान के साथ साथ आपकी उस प्रतिभा का भी हम यहाँ आनंद उठा पाएं। एक हिंदी फिल्म आई थी मैरिड टू अमेरिका, इसका एक लीड सॉन्ग था ओ परदेसी रंग रंगीले, उसके गीतकार भी बैजनाथ गौतम हैं। तो मैं भाई बैजनाथ गौतम से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर रेडियो को वो किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपने तो आकाशवाणी में काम किया, उसको जिया है आकाशवाणी को। तो और अब सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरह की भी अनुभूतियां आपके मन में कहीं ना कहीं अभी तक जीवित होंगी, क्योंकि आकाशवाणी आपका पहला प्यार रहा एक तरह से, इतने लंबे समय तक आपने काम किया। तो आइए आपके अनुभव हम साझा करते हैं भाई बैजनाथ गौतम के साथ। गौतम जी। धन्यवाद डॉक्टर संजीव भानावत जी। और मुझे आज बेहद प्रसन्नता हो रही है ये जानकर कि आपने मुझे लगभग 40-42 बरस पहले आप मुझे ले गए, जब मेरी मुलाकात आपसे लगभग 82-83 के आसपास हुई थी। एक नौजवान प्रोफेसर से मैं वाबस्ता हुआ करता था आकाशवाणी में, और आपकी जितनी वार्ताएं होती थी निस्संदेह मैं कह सकता हूँ कि आप शुरू से ही बहुत ऊर्जावान रहे। तब भी आपकी बहुत सारी पुस्तकें निकल गई थी, और अब तो शायद 40-42 के ऊपर पुस्तकें, जैसा कि मेरी जानकारी में है, आपने लिख डाली हैं। और निस्संदेह जो कि एक धरोहर भी है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऐसे ऊर्जावान मित्र मेरे आज मुझसे मतलब इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथी वक्ताओं ने, अभी जो विद्वान वक्ताओं ने अभी जो रेडियो के बारे में जो भी कहा, वो सुन के वाकई में बाहुबहल हो गया। तो पुराना जो गोल्डन पीरियड था रेडियो का, मैंने तो सन 82 में रेडियो ज्वाइन किया था, और वाकई वो गोल्डन पीरियड था। और गुलाबी नगर जयपुर, उस जमाने का खूबसूरत शहर जयपुर, अब वो जयपुर में जब कभी जाता हूँ तो ढूंढता हूँ कि वो मेरा जयपुर कहाँ गया, जो कम से कम 6 साल मैंने आनंद लिया जिस जयपुर का, गुलाबी नगर का। तो वो जयपुर, और वो रेडियो जयपुर, आकाशवाणी जयपुर अजमेर जिसको कहा जाता था। और जब यानी आप कहेंगे कि वो गोल्डन पीरियड ऐसा था कि जब कभी हम एक कोई म्यूजिक का कैप्सूल बना के ये वाणी के लिए, कार्यक्रम के लिए रेडियो में दे के, रविवार के लिए, क्योंकि रविवार में अमूमन जाते नहीं थे, उपस्थिति नहीं रहती थी, तो एक कैप्सूल टेप बना के दे आते थे। और जब वो बजता था, और जब हम कभी रास्तों से गुजरते थे जयपुर में, तो आप यकीन मानिए हम खुद सुन के इतना मुग्ध हो जाते थे कि हर जगह हर दुकान से रेडियो की आवाज आती थी। रेडियो का ये गोल्डन पीरियड मैंने देखा है, जहां से निकलता था वहां से वो कैप्सूल टेप, जो उस समय क्योंकि युवाणी बज रही तो युवाणी ही रहती थी, 1 घंटे की युवाणी कार्यक्रम। और आप को ये जान के प्रसन्नता होगी, उस जमाने में जयपुर में तमाम यूनिवर्सिटी से और वहां के तमाम कॉलेजेस से कम तो नहीं है तो 400-500 विद्यार्थी जुड़े हुए थे, जो आते थे। और युवाणी में उनको एक ऐसा मंच मिलता था जिसमें वो सीखते थे। बहुत से लड़के लड़की उन दिनों के जो कंपेयर हो गए थे, उन्होंने रेडियो से बहुत सीखा। वो कंपेयरिंग करके अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे थे हमें। आज मैं विजय विद्रोही का अगर नाम लूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। विजय जी को आप लोगों ने देखा है चैनल में, और एबीपी न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा उनको बोलते हुए, और जिस ठहराव के साथ, जिस अदायगी से वो संवाददाता का काम करते हैं, वो उनका परिचय है रेडियो में बोलने का। उनकी भाषा में अलग अदायगी दिखती है कि वो हाँ, रेडियो से उनने बहुत कुछ सीखा है।
एक जमाने में वो हमारे बहुत अच्छे कंपेयर हुआ करते थे, युवाणी के कंपेयर हुआ करते थे। अभी हमारे साथियों रेडियो के बड़े सुनहरे भविष्य के और रेडियो के जो तमाम इस समय संघर्ष है उसकी भी चर्चा की। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि रेडियो में अब भी वही रवानी है, केवल उसके रूप बदल रहे हैं। आज बैठे बैठे हम मोबाइल में सुन लेते हैं, कोई भी स्टेशन हम सुन लेते हैं। तो जैसा कि शुरू में ही हमारे संजीव भाई ने कहा कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी, ये रेडियो का एक लंबा मतलब एक शताब्दी निकलने जा रही है और हम आज भी उससे वैसे ही जुड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रेडियो बहुत ही समंदर है, संगीत के लिए, शिक्षा के लिए और साहित्य के लिए समंदर है। मैं तो उन भाग्यशालियों में से रहा हूं कि मैं जब साहित्य का विद्यार्थी था तो मैं अपने गुरुजनों से कहता था, वो कहते थे किस क्षेत्र में जाओगे, तो मैं कहता था या तो रेडियो और या तो किसी कॉलेज में पढ़ाऊंगा। ये दो ही मेरी चॉइस थी और मैं इतना भाग्यवान रहा कि मैं रेडियो मैंने ज्वाइन किया। एक और जान के आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि एक मैं अपने यूपीएससी के इंटरव्यू में जब मैं गया, ये लोक संगीत के कार्यक्रम अधिकारी का इंटरव्यू था, तो तमाम लोक संगीत पर तो बातें हुई जो कि मेरे मतलब जिसको मैंने जिया है उस पे, और उस समय जो मैंने बोला तो मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने अपने जिसको जिया है मैं उनसे बोल रहा हूँ। और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि मुझसे उनने कहा कि 5 संस्कार गीत सुनाइए मुझे आप बुंदेलखंड के। और मैंने उस कमेटी के सामने जो मेरे साक्षात्कार लेने के लिए बैठे थे, जब 5 गीत गाए तो मुझे आज भी याद है कि वो वाकई मंत्रमुग्ध थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। शायद उसी का प्रसाद मुझे रेडियो में फिर कार्यक्रम अधिकारी संगीत के, लोक संगीत के लिए मुझे प्रवेश मिला और मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा। आज मैं इस उसमें अगर एक बात कहूं बहुत संक्षिप्त में, मैं अपनी मूल बात पे आऊंगा संगीत के क्षेत्र में। मैं अगर एक बात कहूं कि रेडियो को अगर एक दिन का रेडियो अगर कोई पूरा सुन ले दिन भर, तो सुबह जहां से वंदे मातरम के बाद जहां से वंदना शुरू होती है, जहां सभी धर्मों का सम्मान आज भी किया जाता है, उसमें आपको सभी धर्मों के भजन मिलेंगे सुनने के लिए जो वंदना होती है सुबह। उसके बाद में आप देखेंगे तो रामचरितमानस का एक लंबी परंपरा है। मैंने जब 82 में रेडियो ज्वाइन किया तो पंडित गिरीश चतुर्वेदी उस समय स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे। संजीव भाई जानते होंगे, मिले होंगे, मथुरा के थे वो और बड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी उनकी। मैं उनको रेडियो का राज कपूर कहा करता था, तो वो मुझे बड़े प्यार से झड़कते थे। एकदम खूबसूरत इंसान थे गिरीश चतुर्वेदी। एक दिन मुझे बुलाया, बोले, कहने लगे कि ये जो रामायण है ये फिर से होने जा रही है, इसके शुरू से लेके अंत तक जो हर दिन 10 मिनट की बजती है, इसका आपको भाव पक्ष लिखना हर दिन के बजने से पहले। तो मैंने शुरुआत में ये काम में शुरू हो गया और आद्योपांत मैंने मन में सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि रेडियो में आके मैं रामायण का संवाद लिख रहा हूँ, जिससे मैं बहुत भावनात्मक धार्मिक तौर से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि रेडियो के पक्ष बड़े अद्भुत हैं। उसके बाद में देखिए सुबह तो कृषि सामायिकी आती है, उधर की जो आप देखेंगे तो कृषि सामायिकी आपको सुनने मिलेगी। उस समय की जो मौसम होगा, जो फसलें होंगी, उसके बारे में किसानों को बताया जाता है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको वार्ता मिल जाएगी, कभी वार्ता मिलेगी, कभी कोई साक्षात्कार मिलेगा। इस तरीके से जो हिंदी वार्ता विभाग हर केंद्रों में हुआ करता था, कैपिटल और रीजनल केंद्रों में खास तौर से, तो उसमें बहुत ही गरिमामय वार्ताएं सुनने को मिला करती थी साहित्यकारों के ऊपर, जिनके दिवस पड़ते थे, स्मृति दिवस के तौर पे उन पे विशेष तौर से हम लोग वार्ताएं प्रसारित करते थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मैं एक दिन के रेडियो की बात कर रहा हूं, तो आपको फोक म्यूजिक सुनने मिल जाएगा। बहुत यानी लोक संगीत में भी रेडियो ने इतना अच्छा वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है जो जहां का है। मैं जबलपुर में हूं यहाँ, तो यहाँ बुंदेलखंडी लोकगीत आपको सुनने मिलेंगे। आप जयपुर चले जाएं, बाड़मेर चले जाएं, जोधपुर चले जाएं, वहाँ राजस्थानी लोकगीत सुनने मिलेंगे। यानी अल्लाह जलाई बाई को तो इसमें आप देखिए कि पद्मश्री अल्लाह जलाई बाई उनको कहा जाता था। उनकी माँ डाक भी केसरिया वालम सुन लीजिए तो पूरे शरीर से रोए रोए झंकृत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वाह, कि वाकई
इनको पद्मश्री जो दिया गया है उनका केसरिया वालम आप केवल सुन लीजिए। मैंने बहुत कलाकारों से सुना केसरिया वालम जो जो अल्लाह जलाई बाई ने गाया वैसा कोई नहीं गा पाया। ऐसा लगता सीधे मन में बैठता है वो सुन के। तो आप लोक संगीत सुनेंगे, दोपहर में जाएंगे आप, दोपहर में देखिए कि महिलाओं का घर का माने ये ऐसा समाज को जो जिसको सामाजिक सरोकार कहा जाता है, रेडियो का सामाजिक सरोकार, इसमें आपको देखिए दोपहर में जाएंगे तो महिलाओं का कार्यक्रम हर जगह अलग अलग नाम से महिलाओं का एक कार्यक्रम होता है जिसमें एक दो कंपेयर बैठते हैं। वो आपको विभिन्न सामाजिक समस्याओं से लेके, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं से लेके, उनकी शिक्षा से संबंधित, उनकी रसोई तक की बात बताएंगी, विभिन्न पकवानों तक की बात करेंगी। माने ऐसा लगता है कि रेडियो बहुत हमारा करीब से जुड़ गया है। तो जब हम कभी महिलाओं का कार्यक्रम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये महिलाओं के लिए ही पूरा किया गया है। थोड़ा सा आगे जाएंगे 5 बजे ये ऑल ओवर इंडिया जहां जहां ये कार्यक्रम होते हैं, हिंदी बेल्ट की तो कम से कम मैं बात कर ही सकता हूँ। तो आप युवाणी कार्यक्रम युवाओं के लिए अभी मैंने पहले थोड़ा सा मतलब चर्चा भी की थी। और आगे जाइए तो शाम को आप 7 बजे 8 बजे आपको झलकी भी मिल जाएगी, विधानसभा समीक्षा मिल जाएगी, और मतलब और आगे जाइए तो आपको रूपक मिलेंगे, नाटक मिलेंगे, और शास्त्रीय संगीत भी सुनने मिलेगा आपको, सुगम संगीत भी शाम को आपको सुनने मिलेगा। तो ये एक दिन का रेडियो जब हम अखिल भारतीय कार्यक्रम आपको सुनने मिलेगा, जिसमें वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं पे आपको कार्यक्रम सुनने के लिए मिलेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े विद्वान प्रतिभागी होते हैं और सुनने लायक होता है। मेरे कहने का मतलब कि एक दिन का रेडियो ही अगर आप इसमें नजर डालें तो ऐसा लगता है कि ऐसा कौन सा मीडिया होगा जो इतना सामाजिक सरोकार रखता होगा। ये हमको एक दिन के ही रेडियो से सुनने से पता चलता है। अब हम हमारे मित्रों ने रेडियो की बहुत सारी चर्चा कर दी है। मैं ये चर्चा करते हुए अब इसके एक जैसा कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की हम बात करते हैं, आज हम मनोरंजन की बात करेंगे। और मनोरंजन में 60% रेडियो में संगीत है। हमारा जो फिक्स पॉइंट चार्ट बनाया जाता था उसमें एक कहा भी जाता था कि इसमें कम से कम जो फिक्स पॉइंट चार्ट देखते थे उसमें ये कहा जाता था इसमें 60% से म्यूजिक नीचे नहीं होना चाहिए वरना श्रोता बोर हो जाएंगे। स्पोकन वर्ड्स के इसलिए 6 या 7 मिनट में स्पोकन वर्ड्स खत्म कर दिया जाता है। छोटी छोटी वार्ताओं का चलन रहा कि ताकि श्रोता में सुनने की रवानी बनी रहे, और वो एक मतलब इसलिए उसके टाइम भी निर्धारित वैसे ही किए गए। यानी संजीव भाई को मालूम होगा कि गंगा प्रसाद माथुर की झलकियां जो जयपुर में जो प्रोड्यूस की गई हैं, जिनका प्रोडक्शन जयपुर में किया गया है, असरानी इतने अब बुजुर्ग कलाकार हैं, मैं सुन के देख के भाव बहवल हो जाता था। नाटकों में उनके हमें मतलब काम किए हुए नाटक में हमने देखे, जब वो जयपुर के हैं, जयपुर के आकाशवाणी में उनने नाटकों में बहुत काम किया, ऐसे बहुत सारे कलाकार। तो मनोरंजन की बात पे मैं आता हूँ। मैंने जयपुर में से अपनी यात्रा शुरू की और मैंने ये देखा कि जो रेडियो में संगीत का पक्ष है वो इतना बहुमूल्य है कि आज भी किसी मीडिया में वो नहीं मिलेगा। इसको 3 भागों में हमने बांटा है विशेष तौर से। इसको आप एक तो लोक संगीत में बांट सकते हैं, एक सुगम संगीत में बांट सकते हैं और एक शास्त्रीय संगीत में बांट सकते हैं। पाश्चात्य संगीत में भी, सुगम संगीत में भी कोरल म्यूजिक वगैरह आजकल वो भी होने लगा है। तो शास्त्रीय संगीत में भी उसके भी शाखाएं हैं। उन कर्नाटक म्यूजिक अलग है जो साउथ का है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो यहाँ का है जिसमें ख्याल गायन और वाद्य वादन होता है वो शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी संगीत हमारे नॉर्थ का है और एक कर्नाटक, दोनों में बांट दिए। संगीत के लिए देश में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई संस्था अभी नहीं है जो कलाकारों के लिए वाकई उनका मूल्यांकन करके उनको ग्रेड देती है। उसमें बाकायदा बी ग्रेड, बी हाई ग्रेड, ए ग्रेड और टॉप ग्रेड, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कलाकारों को भी ग्रेड दिया गया। उनको ऑडिशन में नहीं बुलाया गया, उनको बाकायदे उनकी लिसनिंग करके, चाहे बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे पंडित भीमसेन जोशी हो,
चाहे कुमार गंधर्व हो, इन कलाकारों की जो बाजार में सीडी और रिकॉर्ड्स उपलब्ध हुआ करती थी, उनको जो म्यूजिक ऑडिशन बोर्ड महानिदेशालय में है, दिल्ली में जो महानिदेशालय है, वो सीडी वहां सुनवा के, या पहले तो रिकॉर्ड्स होते थे इनके, सीडी तो अब ये नए दौर में आए, तो इनको वहां म्यूजिक ऑडिशन बोर्ड ने सुन के और इनको टॉप ग्रेड अवार्ड करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। वो ऑडिशन देने नहीं आए कभी, उनकी सीडी जो बाजार में उपलब्ध है उनको सुन के उनको टॉप ग्रेड दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कलाकारों के लिए इतना बड़ा मंच है लोक संगीत का, सुगम संगीत का और शास्त्रीय संगीत का, जो कैपिटल और रीजनल स्टेशन में इनके लिए एक लोकल ऑडिशन कमेटी होती है, लोकल ऑडिशन कमेटी, जो कि समय समय पर ऑडिशन लेती है इन कलाकारों का। आज के दौर में अब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने लगे हैं। मेरी ये बातचीत उन लोगों के लिए भी है जो कि मतलब संगीत प्रेमी हैं, श्रोता हैं, उनके लिए तो है, होगी ही, लेकिन मेरी ये बात उन लोगों के लिए भी जो कलाकार हैं और मुझे सुन रहे होंगे और जो आकाशवाणी से ऑडिशन देके जुड़ना चाहते हैं, ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं, और बहुत अच्छा माध्यम है और बाकायदे आजकल अभी भी ये परंपरा जारी है और ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। जो कलाकार उत्सुक हों इसके लिए वो अपने स्थानीय रेडियो से संपर्क करके और उसके साइट वगैरह सर्च करके वो बाकायदे उस पर आवेदन कर सकते हैं। उसमें सशुल्क आवेदन भी होता है, बुजुर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं होता है, और उसमें जो फोक म्यूजिक है वो उसमें निःशुल्क रखा है। तो भारत सरकार ने ये बड़ा वैज्ञानिक उससे कि फोक म्यूजिक में दरअसल गांव से कलाकार आते हैं, आदिवासी कलाकार आते हैं, जनजाति के कलाकार है, इसलिए उसको निःशुल्क रखा गया है, उसको निःशुल्क रखा गया है। लेकिन जब अपग्रेडेशन के लिए बी ग्रेड के बाद जब उच्च श्रेणी के लिए कलाकार जाते हैं तो उसमें भी एक उसकी फीस की शुल्क भरने की व्यवस्था रखी गई है। तो कहने का मतलब ये कि अब इसमें देखिए सुगम संगीत की अगर हम बात करें तो सुगम संगीत में भी अलग अलग कैटेगरी को, मैं अभी सुगम की बात करूं तो इसमें गीत भजन एक है, गजल गायन एक है और कव्वाली एक है और कोरस एक है। तो इस तरीके से जो कोरल ग्रुप होते हैं वो भी ऑडिशन देते हैं। तो इस तरीके से जो ऑडिशन होते हैं उनका रीजनल केंद्रों में पहला ऑडिशन होता है और लोकल में बी ग्रेड तक उनको दिया जा सकता है। बी ग्रेड से ज्यादा उनको लोकल ऑडिशन कमेटी का पावर नहीं है, और जब बी हाई ग्रेड के लिए उनको बैठना होता है तो उनको बाकायदे आवेदन करना पड़ता है, और आवेदन करने के बाद में केंद्र उनकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था अपने स्टूडियो में करता है, और वो स्टूडियो फिर वो रिकॉर्डिंग संपन्न करके महानिदेशालय को भेजता है, और महानिदेशालय में जो म्यूजिक ऑडिशन बोर्ड है वो लिसनिंग करके ये देखता है कि ये कलाकार उच्च श्रेणी के योग्य है, यानी बी हाई ग्रेड के योग्य है, ए ग्रेड के योग्य है कि नहीं है। उसके बाद में उसको लिसनिंग करके उसको ग्रेड दिया जाता है। तो ये तो हो गया सुगम संगीत का। ठीक ऐसे ही लोक संगीत की भी ऑडिशन की व्यवस्था है। और संजीव भाई आप ताजुब करेंगे कि आज भी कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है जो रेगुलर लोक संगीत के कलाकारों को, वो जनजाति से भी आते हैं, वो गांव से भी आते हैं, और उनकी जो गाने की शैली है वो पारंपरिक लोकगीतों में आज भी बहुत देखने को मिलती है, बहुत देखने को मिलती है। और रेडियो ने, बल्कि रेडियो ने एक महत्वपूर्ण और कार्य किया, करवाया है। सन 2000 के बाद रेडियो ने जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इन हाउस प्रोग्राम करवाए, वो आर्काइव के लिए दिल्ली में इसका बहुत बड़ा संग्रहालय है, और लोकल भी संग्रहालय होते हैं रेडियो के अपने। तो इसमें अलग से फंड दिया जाता था भारत सरकार द्वारा, महानिदेशालय द्वारा, कि आप ये कार्यक्रम करिए। और ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम सामान्य नहीं होते थे, वो विशिष्ट कार्यक्रम होते थे म्यूजिक के, कि जैसे अमूमन कलाकार आए स्टूडियो में गाए, उनकी रेगुलर जो रिकॉर्डिंग होती थी गा के चले गए और वो बच गई और लाइब्रेरी में रखी, रिपीट ब्रॉडकास्ट भी होता था। लेकिन जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम निर्मित किए गए
वो विशिष्ट कार्यक्रम थे। उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताऊं, मेरी बड़ी इच्छा थी जब मैं जबलपुर केंद्र बाड़मेर से ट्रांसफर होकर जबलपुर आया, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि जो नौटंकियां हुआ करती थी वो भी फोक म्यूजिक के अंतर्गत आती हैं, तो नौटंकियां धीरे धीरे लोगों से ओझल होती जा रही हैं, जो कि हमारे गौरव का परिचय थी। जब हम कभी सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे कैरेक्टर को नौटंकी में सुनते थे तो लोग रोने लगते थे। जब कभी हम हरदौल चरित्र, हरदौल लोकदेव हरदौल बुंदेलखंड के, उनके बारे में जब हम कभी कोई गाना सुनते थे तो लोगों के आंसू बह जाते थे उनकी वो। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको नौटंकी में एक बार रेडियो में धारावाहिक के तौर पे रिकॉर्ड किया जाए। समस्या हमारे सामने ये थी कि एक बार की रिकॉर्डिंग में ये सब हो नहीं सकता है, तो धारावाहिक कैसे हो। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ने वो बहुत ही सहज कर दिया। और 2000 के बाद हमने जब यहाँ पर, आप यकीन करें नहीं करेंगे कि कम से कम एक धारावाहिक जो कि 14 से 15 एपिसोड आधा आधा घंटे के हमने जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाई जबलपुर में, वो नेशनल लेवल का प्रोग्राम था उसमें। और जब उसका प्रसारण हुआ, पहले प्राइमरी चैनल पे बजता था, उसके बाद में एफएम पे बजता था, तो गांव से जो पत्रों की झड़ी लगी आना, उसमें लोग ये कहते थे कि हमारा तो पूरा गांव बीच में रेडियो रखे और हम लोग तो सुनते सुनते रो देते हैं आपके नौटंकी कार्यक्रम, क्योंकि वो कथानक ही ऐसा था। लोकदेव हरदौल का जब हरदौल चरित्र हमने यहाँ से प्रसारित किया, या सत्यवादी हरिश्चंद्र हमने यहाँ प्रसारित किया, तो रेडियो के संगीत की सार्थकता इसमें है। ये चीजें अब देखने नहीं मिलती। तो रेडियो ने संस्कृति का संरक्षण भी किया है, संगीत का संरक्षण भी किया है, कलाकारों को मंच भी दिया है और आज भी दे रहे हैं। हमें तो वो याद आता है संजीव भाई, 82-83 में हमने रेडियो जयपुर जब हमने देखा है, रेडियो जयपुर में बड़े बड़े कलाकार जो कि वाकई रेडियो, जो कि प्लेबैक सिंगर हुआ करते थे बॉम्बे के, तो वहां अक्सर जयपुर में बहुत आते थे लोग, रविंद्र मंच पे उनके कार्यक्रम होते थे। और उनको एक खबर अगर दे दी जाती थी कि आकाशवाणी में हम आपकी रिकॉर्डिंग करना चाहते, मुबारक बेगम को हमने रिकॉर्डिंग की आकाशवाणी जयपुर में वहां, तो मतलब ऐसे बड़े बड़े कलाकार आके अच्छा लगता था उनको रेडियो में आके। यानी ऐसे ऐसे गजल गायकों को मैंने देखा है। 88 में मैं जयपुर से जबलपुर जब ट्रांसफर हो गया है, तो 88 में मैंने देखा कि एक राजेंद्र मेहता, नीना मेहता का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत कलाकार थे वो। और उस समय बिल्कुल उनका गायन पीक पे था। मैंने सुबह सुबह देखा कि एक व्यक्ति आकाशवाणी जयपुर में खड़ा हुआ है, मेरा परिचय हुआ, तो बोले मैं राजेंद्र मेहता हूँ, यहाँ मेरा प्रोग्राम आया था। और मैंने उनको परिचय दिया, तो बोले गौतम जी ये रिकॉर्ड्स में अपना एलपी लेके आया हूँ, आकाशवाणी से आप बजने के लिए यहाँ पर मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये रेडियो का क्रेज था, बड़े बड़े कलाकार एलपी लेके वहां आते थे और वो चाहते थे। और रेडियो का वो, और रेडियो ने तो अगर देखा जाए तो रफी साहब से लेके फिल्म संगीत के कलाकारों को हम अगर कहें तो विविध भारती ने, गंगा प्रसाद माथुर जो हमारे, जगदीश चंद्र माथुर जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्हें जितना भी हमारे यहाँ का मतलब जो जितना चला जाता, रेडियो सिलोन को जा रहा था विज्ञापन उन दिनों, उसमें जब विविध भारती का 58 में जो शुरुआत की, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए और धीरे धीरे देखा कि उधर लोग रेडियो सिलोन को भूल गए, जो तमाम मतलब उस पे कार्यक्रम आते थे। और उसमें अमीन सयानी भी होती थी, तबस्सुम भी होती थी, ये मैंने भी सुना है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि विविध भारती ऐसा मतलब पूरा लोगों के दिलो दिमाग में छा गया कि सुबह से लेकर शाम तक, और फिर धीरे धीरे अब तो 24 घंटे का वो विविध भारती का कार्यक्रम राउंड ओ क्लॉक कर दिया गया। तो मनोरंजन के लिए रेडियो का आज भी ये पूरी मतलब उनका जो बहुमूल्य इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, हम भुला नहीं पाते हैं। और हमने देखा कि एक एक कलाकार में, आप कहेंगे मैं बाड़मेर में था, बाड़मेर में मैंने देखा कि वो रिमोट एरिया, दूर दूर तक धौरों की बस्ती, वहां पर मैं देखता था कि बड़े बड़े कलाकार वहां, मैंने जो जिनका गीत है निबूड़ा निबूड़ा निबूड़ा, ये गाना था, वो बड़े गाजी खां, वो जब हमने एक संगीत सभा वहां पर एक तीसरी सभा का उद्घाटन किया था, वहां उनको बुलाया
तो बाद में ऐश्वर्या राय जिस फिल्म में जिसमें डांस किया ये बाद में आया, मैंने पहले संगीत सभा में ये गीत गवाया था और लोग बड़े वो झूम के गाते थे, निबूड़ा निबूड़ा निबूड़ा, ये उन्हीं का गीत था। और उस पर कुछ विवाद भी हुआ था फिल्म में कि मेरा गीत आपने ले लिया है, वो उसमें चले भी गए थे। तो कहने का मतलब ये है समय काफी ज्यादा जा रहा है और मैं इसलिए इसको चाहूंगा कि मैं समेट दूं। तो संगीत के लिए जितनी भी विधाएं हैं, चाहे लोक संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो। अब शास्त्रीय संगीत के ऑडिशन होते हैं, उसमें लोकल कमेटी को केवल रिकमेंडेशन का पावर है, वो महानिदेशालय के लिए रिकमेंड करके रिकॉर्डिंग भेजती है और उनको वहां से ग्रेड मिलता है। तो इस तरीके से संगीत की एक बड़ी आज भी परंपरा, कलाकारों के लिए बहुत बड़ा मंच है। आज भी गांव के कलाकार, शहर के कलाकार, लोक संगीत में, सुगम संगीत में, शास्त्रीय संगीत में तमाम कलाकार जुड़े हुए हैं। और हम तो ये कहेंगे निस्संदेह इस समय थोड़ा सा सेवा कर्मियों की कमी आई है, जिसके कारण से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इस ओर अगर ऊपर की व्यवस्था ध्यान देगी तो रेडियो में आज भी वही रवानी में देखता हूँ। तो संजीव भाई, यही मैं अपनी बात आपने गौतम जी, कोई एक आध आपके लोक गायक गायकी का कोई झलक दिखा दीजिए, जरूर या सर, राजस्थानी, जो भी आप चाहें। जरूर जरूर। जी। देखिए, मैंने हारमोनियम भी बाजू में रखा था, आपसे दिन में वाह बात वाह हुई थी वाह। तो मैंने कहा कि एक छोटा सा आपको जी मैं इस पे जी जरूर। जी। पहले मैं बाड़मेर में था तो बाड़मेर में मुझे बाड़मेर में ही मैंने ऑडिशन किया। ये बात और बता दूं, जो बोली जहाँ की रहती ऑडिशन आप वहीं। और एक बात और मैं भूल जाऊंगा कहना, आकाशवाणी का बड़े से बड़ा अधिकारी भी हो, जब तक वो ऑडिशन पास नहीं करेगा तब तक गाएगा नहीं। ये उसकी परंपरा। और रेडियो उसको फीस भी देता है अपने अधिकारी को अलग से। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है वहां की। लेकिन किसी भी अधिकारी को बिना ऑडिशन किए हुए वो नहीं वो कर सकता है। अब वहां देखा मैंने देखा कि वहां बाड़मेर बड़ा रिच एरिया है। आप तो जयपुर से रहे हैं, वहां के जो कलाकार हैं, वो जो करताल बजाने वाले और जो गाने वाले, वहां पर कम से कम आकाशवाणी बाड़मेर में 150 कलाकार हुआ करते थे, बड़े बढ़िया गाने गा। और वहां के गानों को सबसे बड़ा मुझे जो आकर्षित किया वो है छोटे छोटे से, अब जैसे रूमाल। अब रूमाल तो हाथ पोंछने का, मुंह पोंछने का काम देता है सभी को, और इसलिए रखते भी हैं लोग, लेकिन रूमाल पे गीत है साहब वहां पर। तो अब देखिए रूमाल कैसे वहां पर, ये एक बताता हूँ। लेता जय जो रे दिल रो देता जय जो, लेता जय जो रे दिल रो देता जय जो, हमारी छोटी ननंद वीरा रुमाल मारो, लेता जय जो हमारी छोटी ननंद वीरा रुमाल मारो, लेता जय जो। क्या खूबसूरती से कहा, हमारी छोटी ननंद वीरा, अपने पति को किस खूबसूरती से इस लोकगीत में कहा। थारे करणीय में तो भोजनियों बनाया, थारे करणीय में तो भोजनियों बनाया, अब के जीमड़िया थे तो जिमता जय जो, अब के जीमड़िया थे तो जिमता जय जो, मारी सगी सासूरा जाया रुमाल मारो, लेता जय जो, मारी सगी सासूरा जाया। ये बहुत भाती है लोकगीतों में, मारी सगी सासूरा जाया, दूसरा नहीं, सगी सासू का जाया ना अपने पति के लिए। ये जो अनूठी ढंग से कहते हैं लोग, बहुत ये ये तो हो गई राजस्थानी लोकगीत की बात। मैं बहुत लंबे टाइम तक बुंदेली लोकगीत तो पारंपरिक गाता ही हूँ। मैंने देवी गीतों पे बहुत काम किया। मेरे लिखे हुए देवी गीत लगभग 1 दर्जन कैसेट कलाकारों ने टी सीरीज उस समय कैसेटें निकलती थी उसमें गाए होंगे। तो मैं एक देवी गीत आपको जरूर सुनाना चाहूंगा इसमें। ये जो यहाँ पर बहुत बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में ये बहुत कार्यक्रम होते, रात रात चलते, जब नवरात्रि आती हैं तो एक देवी गीत जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। फिर आप कहेंगे अगर तो मैं लोकगीत भी सुना दूंगा। ये मैं खुद लिखता रहा हूँ
मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं गाने के लिए लिखता रहा हूं या लिखने के लिए गाता रहा हूं। ये सुनिए आप। जिनके चरणों की दुनिया दीवानी सुनो, जिनके चरणों की दुनिया दीवानी सुनो, अम्बे मैया की अजब कहानी सुनो, अम्बे मैया की अजब कहानी सुनो। कभी बनु लक्ष्मी थी शेषनाग शैया पर, बनी सीता तो बैठी केवट की नैया पर, राधा बन रीझ गई नंद के कन्हैया पर, कैसा जादू किया था बंसी के बजैया पर। चारों वेदों ने महिमा बखानी सुनो, चारों वेदों ने महिमा बखानी सुनो, अम्बे मैया की अजब कहानी सुनो, अम्बे मैया की अजब कहानी सुनो। ये झलकियां हैं और इसके साथ एक एक स्ट्रेंजर सुना रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा अंदाज। आपने लोक संगीत की बुंदेली, अगर लोकगीत नहीं गाऊंगा तो ये अन्याय होगा। बुंदेली लोक संगीत के साथ एक स्ट्रेंजर, एक गीत का। नजरिया मोई से मिलियो मोरे राजा, नजरिया मोई से मिलियो मोरे राजा, नजरिया मोई से। कि मोरे राजा अंगना में कुआं खुदियो, कुआं खुदियो राजा कुआं खुदियो, मोरे राजा अंगना में कुआं खुदियो, कि पनिया मोई से भरियो मोरे राजा, कि पनिया मोई से भरियो मोरे राजा, नजरिया मोई से। कि मोरे राजा अंगना में बगिया लगे, कि मोरे राजा अंगना में बगिया लगइयो, बगिया लगइयो राजा बगिया लगइयो, बगिया लगइयो राजा बगिया लगइयो, फूल बगिया मोइके घूमइयो मोरे राजा, नजरिया मोई से मिलइयो मोरे राजा, नजरिया मोई से। देखिए अब ज्यादा सुनाऊंगा तो आपके कार्यक्रम का स्वरूप बदल जाएगा, तो इसलिए नहीं आपसे इजाजत गौतम चाहूंगा। जी, आपको सुन के मुझे लगा कि एक पूरा का पूरा एपिसोड लोकगीतों पे ही केंद्रित रखा जाए। हमारे एक मित्र जरूर। हैं, मीडिया शिक्षक हैं जो जौनपुर में है, डॉक्टर मनोज मिश्रा। वो जी जी स्वयं भी लोक गायक हैं। जी जी तो उनके साथ, आपके साथ और एक आध कोई और मित्र ले लेंगे तो मुझे लग जी रहा है कि लोकगीतों की पूरी एक 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि जी इस फिल्मी चकाचौंध के बीच में इन जी गायन में, लोक गायकी में जो एक खुशबू है धरती की, उसका जी एहसास मुझे लगता है कि हम सभी कर पा रहे थे। बहुत जी बहुत आभार आपका। आपके पास तो अनुभवों और संस्मरणों का खजाना होगा, क्योंकि इतनी लंबी इनिंग आकाशवाणी के साथ आपकी रही है। और आज इतने साल बाद उस आभासी मंच पर आपके साथ संवाद करके मैं बहुत सारी 42 साल स्मृतियां, पहले पहुंच गया संजीव भाई आपके हाँ पास। मैं वही वही कह रहा हूँ ना, बहुत पुरानी स्मृतियां जीवंत हो गई जी हैं। जी जी तो आपका बहुत बहुत आभार। चैट बॉक्स में देख रहा हूँ हमारे कुछ मित्र भी कहना चाहते हैं। जी पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर बाला लखेंद्र, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में एसोसिएट प्रोफेसर है। वो कुछ कहना चाहते हैं। बाला लखेंद्र जी, यदि आप सुन रहे हैं। जी हाँ जी। जी, बहुत बहुत बधाई। आज विश्व रेडियो दिवस पर इतना सुंदर कार्यक्रम सर आपने आयोजित किया। माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और सर आप पूरे देश में अलग जगा रहे हैं, और जो हमारे पत्रकारिता के लोग हैं उनको आप जागृत कर रहे हैं। संभव है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय के विभागों में शायद ही उनके विभागाध्यक्षों को याद हो कि आज विश्व रेडियो दिवस है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और प्रोफेसर एम.एन. होदा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से माननीय बैजनाथ गौतम जी ने
लोकगीतों का क्या प्रभाव रहा है और पूरे कार्यक्रम का विवरण उन्होंने दिया। मैं उस पर बहुत नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो लोकगीतों की बात आप कर रहे थे सर, चूंकि मैं वाराणसी से हूँ और मैं भी आकाशवाणी में रहा। मैंने 14 वर्षों तक आकाशवाणी की सेवा की है, प्रसारण निष्पादक और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, कार्यक्रम अधिशासी के रूप में। तो एक बस 2 पंक्ति सुनाना चाहूंगा सर। जतसार एक गीत होता है और ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। जतसार इसको कहते हैं। बालाजी खासतौर से गांव वीडियो में ऑन करो ना। महिलाएं बालाजी वीडियो ऑन करो, आ, क्योंकि जब गा रहे हैं तो वीडियो हाँ ऑन सर रहना सर, चाहिए। जी जी जी, वो वीडियो ऑन था, अपने आप ऑफ हो गया था हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये जतसार जो गीत है सर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महिलाएं गाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और उसमें है कि वो पति प्रदेश जाता है कमाने के लिए और वो घर पे जाता चला रही है। जतसार गीत इसका जाता चला, पहले हमारी बेटियां वो झूम झूम के वो गाती भी थी और जाता चलाती थी और दिन भर में 10-10 किलो गेहूं वो पीस लेती थी। तो उसी की कुछ 2-4 पंक्तियां सुना रहा हूँ सर। और सुर तो नहीं है उतना, लेकिन चूंकि अभी बात लोकगीत की हो रही थी और इतना अच्छा गा रहे थे हमारे वैजनाथ गौतम जी, तो मेरा लोभ संवरण नहीं हुआ, मैंने सोचा मैं भी आपको सुनाऊं। और आज विश्व रेडियो दिवस है तो मैं सुनाता हूं सर। जतवा पीसत मोरा अंगुरी पीरई लेकी, घिस गईले ना पिया अंगुरी के पोरावा से, घिस गईले ना पिया अंगुरी के पोरावा से, घिस गईले ना। वो कह रहे हैं कि जतिया जाता पीसते हुए, वो चलाते हुए मेरी उंगलियां घिस गई हैं। आगे कहती हैं, संझिया सवेरे तोरी बटिया निहारू मैं। साँझ और सवेरे वो राह देख रहे हैं कि पति कब आएंगे। संझिया सवेरे तोरी बटिया निहारू मैं, सुध के लहरवा लहर मारे ना पिया अंगुरी के पोरवा से, घिस गईले ना पिया अंगुरी के पोरवा से, घिस गईले ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये गीत आज भी गाँव में गाए जाते हैं और आकाशवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी लोकगीतों के और शास्त्रीय संगीत के संरक्षण में अगर एकमात्र कोई संस्थान है तो आकाशवाणी है, जहाँ की विदुषी गिरजा देवी से लेके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और न जाने दुनिया भर के पंडित चौरसिया और न जाने कितने संगीत साधकों ने उसमें अपना योगदान दिया है, नाटक के कलाकारों ने योगदान दिया है। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आभार बाला लखेंद्र जी। इस कार्यक्रम की कल्पना करने से पूर्व ये एहसास नहीं था कि हमारे इस आयोजन के साथ इतने लोग गायक और रेडियो से जुड़े हुए इतने मित्र अनायास ही हमसे जुड़ जाएंगे। और निश्चय ही मुझे लगता है कि आप सबके साथ एक स्वतंत्र एपिसोड अपन इसी विषय पर केंद्रित करके करेंगे, लोक गायकी पर ही, और उसमें यही चीजें अपन सुनेंगे। मुझे लगता है संगीत के साथ साथ ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर आकाशवाणी का योगदान नहीं है? रेडियो राइस, आप तो सब आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। जी, केवल कटक कृषि कटक में सर राइस अनुसंधान हाँ केंद्र जो हमारा है कटक। हाँ, तो आप सोचिए कि केवल कार्यक्रमों के भरोसे किसान एक नई किस्म तैयार कर ले, इससे बड़ी उपलब्धि आकाशवाणी की क्या हो सकती है? तो चाहे समाचारों के क्षेत्र में हो, चाहे सूचना के क्षेत्र में हो, जैसा भाई गौतम जी कह रहे थे कि त्रिवेणी है, साहित्य, मनोरंजन, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की, तो निश्चय ही आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चलिए, समय वैसे काफी हो रहा है। कोई और मित्र कोई टिप्पणी करना चाहें संक्षेप में या कोई सवाल हो, वो आमंत्रित है। अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी बात कहें। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। चलिए, मुझे नहीं तो लगता है कि कोई, हाँ, कोई कह रहे हैं। हाँ, दयानंद जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी। हाँ मैं दयानंद जी ना। हरियाणा से डॉक्टर दयानंद का बहुत ही बढ़िया आकाशवाणी के ऊपर ये हम भी रोहतक से लोकगीत वगैरह सुना करते हैं और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक सारा गांव का गांव झूमा करता। और आज आपने वो सारी यादें ताजा करा दी। आकाशवाणी का इंटरनेट AI के युग में भी
आकाशवाणी अब भी प्रासंगिक है। और जो ये हमारी सारंगी वादन है, आरक्षण है, इनका जो संरक्षण है वो आकाशवाणी ने ही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी बढ़िया जानकारी हमें दिलवाई। बहुत बहुत आपका आभार। चलिए, धन्यवाद दयानंद जी। आपने रोहतक की जानकारी दी, किस प्रकार से लोग आकाशवाणी से अभी भी जुड़े हुए हैं। और अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। इसके पूर्व की आभार प्रदर्शन हम करें। मैं प्रियंका सिंह से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह हमारे आज के तीनों माननीय जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो वक्ता हैं, उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट कर इस आज की शाम को वो यादगार बनाए। जी सर, बिल्कुल जी। तो ये ई मेमेंटो और ई सर्टिफिकेशन बदलते परिवेश का पहचान है कि हम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन ये ना तो सर्टिफिकेशन का पर्पस है और ना ही कोई रिकॉग्निशन का पर्पस है। हमारे सभी स्पीकर्स अपने अपने फील्ड में अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें किसी रिकॉग्निशन और किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये देखकर हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें हमारे इस डॉक्यूमेंट के प्रेजेंस के जरिए हम अपने आप को गौरवान्वित फील करें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आभार हमारी ओर से भी, इस सूचना के साथ कि हमारी अगली जो वेबिनार है वो 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मदर लैंग्वेज डे, इस पर हमने आयोजित किया है शाम को 6 बजे। और वक्ता उसमें होंगे बालिंदु शर्मा दाधीज, जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कई वर्षों से विश्व हिंदी सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। अद्भुत योगदान उनका है। तो हम उन्हीं का लगभग 1 घंटे का जो व्याख्यान है वो उस दिन सुनेंगे। आप सभी जुड़िएगा। उसकी डिटेल्स हम सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। विषय है प्रौद्योगिकी और भाषा संरक्षण, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अध्यक्ष आयुषी सचदेवा चोपड़ा, जिनका स्वयं का 1 दशक से अधिक समय तक अध्यापन का अनुभव है। देश के अनेक प्रतिष्ठित मीडिया समूह, आज तक, इंडिया न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स आदि के साथ वे काम कर चुकी हैं और मीडिया मैनेजमेंट और इससे जुड़े हुए विषयों पर आपकी विशेषज्ञता है। और हमारे इस वेबिनार सीरीज के साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके भी आप एक सक्रिय सदस्य हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रमुख कॉलेजेस के साथ वे अध्यापन करती रही हैं और वर्तमान में भारतीय विद्यापीठ में इस विभाग को नेतृत्व दे रही हैं, अध्यक्ष पद पे काम कर रही हैं। आयुषी चोपड़ा जी से अनुरोध है कि वे आभार प्रदर्शन करें। आयुषी जी। Thank you so much, sir. Thank you for giving me this opportunity. Very good evening to everyone, dear participants, my expert speakers, and the dignitaries. So, thank you is one such prayer which says it all, and with all my due heart and wholeheartedly, I would like to thank my expert speakers, Dr. Ashutosh Mishra, sir, Dr. Neha Tiwari, ma'am, and Dr. Baijnath, sir, for giving such an intellectual and thoughtful session. और लास्ट में जो बैजनाथ सर ने पूरा समा बांधा उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छे से आपने इस पूरे वेबिनार को कनेक्ट करा एंड वी आर वेरी थैंकफुल for all three of you for giving us time and giving such an intellectual session. I would also take this opportunity to thank Professor M.N. Huda sir and Sanjeev Banawat sir, who are actually behind this webinar series for making it continued as a continued process, visualizing this and giving us motivation day by day to make it continued as a continued process. And without my participants, this could not be a success. So all my dear participants, thank you for joining us timely. Even few of them I can see they are joining before time, कि जिससे वो पहले का भी सारा सेशन देखे क्या चल रहा है, until the time and time they are with us. So thank you all dear students, dignitaries and participants. Thank you. चलिए, कम्युनिकेशन टुडे की ओर से भी आप सभी का आभार इस सूचना के साथ कि रेडियो की भी 1 सदी की यात्रा पूरी हो चुकी है और हमारी ये जो इस वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है वो भी 100 को क्रॉस कर चुकी है। 110 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय के प्रति, इस दिवस के प्रति
इतने अधिक विद्यार्थियों, मीडिया शिक्षकों, शोधार्थियों और विभिन्न विषयों के जो शिक्षक हैं उनकी रुचि है। ये सारी जो हमारी बातचीत है ये YouTube पर रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर देंगे। भारतीय विद्यापीठ के चैनल पे भी है, कम्युनिकेशन टुडे के चैनल पे भी है। आप अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर सके हैं वे भी देख सुन सकते हैं। कम्युनिकेशन टुडे का जो ये YouTube चैनल है इस पे लगभग 200 घंटे की रिकॉर्डिंग है मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर, और लगभग 350 एक्सपर्ट्स जो न सिर्फ मीडिया से हैं बल्कि मीडिया के अलावा जो और डिसिप्लिन है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी हमारे मित्र शोधार्थी इसमें रुचि रखते हो वो हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओड़ा जी। थैंक यू संजीव भाई, थैंक यू। Thank you so much, dear friends. And all my eminent guests are now free at their liberty. If they want, they can leave the room. And dear